Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we'll start a new topic. It's enzymes. So we'll learn nomenclature and classification of enzymes. So let's continue. Enzymes. Enzymes. Basically enzymes आपके कैटलिस्ट्स हैं, बायो कैटलिस्ट्स हैं. ठीक है. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है कि ऐसा बिहेवियर या फॉर एग्जांपल अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो आपके कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये दो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनका आपस में रिएक्शन होता है. ठीक है. और फिर उसके बाद एंड में एक प्रोडक्ट मिलता है आपको. ठीक है. दैट्स अ केमिकल रिएक्शन. लेकिन इस केमिकल रिएक्शन को एंजाइम्स होते हैं जो कैटलिस्ट करा रहे होते हैं. ठीक है. एंजाइम्स वो होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो तो आपके जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं दे अंडरगो चेंज और फिर नया प्रोडक्ट बनता है. लेकिन एंजाइम्स वो होते हैं कि वो खुद चेंज नहीं होते लेकिन ओवरऑल रिएक्शन वो करवा रहे होते हैं. दैट्स एक्चुअली अ कैटलिस्ट. अ कैटलिस्ट इज़ डिफाइंड एज ए सब्सटेंस that increases the velocity or rate of a chemical reaction without itself undergoing any change in the overall process. ठीक है. केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं, रेट इंक्रीज़ करते हैं, जल्दी करा देते हैं, लेकिन ख़ुद कोई चेंज उनके अंदर नहीं आता. ऐसे इसको हम कैटलिस्ट कहते हैं. और एंजाइम्स बेसिकली हमारे बायो कैटलिस्ट्स हैं. बायो मीनिंग लाइफ. ठीक है. लाइफ की कैटलिस्ट्स हैं. अच्छा, इस एंजाइम्स की हम रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से देखते हैं. नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स को बुक दे दी जाती है कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और इसके बाद आपके टेस्ट होंगे. बच्चे ख़ुद से वो टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है. कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती, कुछ उनको आती हैं तो बहुत टाइम बाद आती हैं. अंडरस्टैंडिंग उनकी आहिस्ता आहिस्ता बनती है. तो टीचर क्या करता है, टीचर बच्चों को वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है. ठीक है. और उसके बाद बच्चों की कैपेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है एंड दे आर एबल टू गिव अ टेस्ट अबाउट इट. ठीक है. तो एंजाइम्स भी ऐसे ही कर रहे हैं. ठीक है. एंजाइम्स जो हैं वो जल्दी आपका जो है रिएक्शन करवा लेते हैं. ठीक है. और उस रिएक्शन को ईज़िली करवा पाते हैं. ठीक है. जिनके बगैर वो रिएक्शंस या तो होते या बहुत कम आहिस्ता होते या पॉसिबल ना होते. ठीक है. अच्छा, तो एंजाइम्स को फिर क्या कहा जाता है? एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज बायो कैटलिस्ट्स सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सेल्स. ठीक है. बायो कैटलिस्ट्स होते हैं जो लिविंग सेल्स सिंथेसाइज करते हैं. अच्छा, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके एंजाइम्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हमने अभी तक पढ़ लिए हुए हैं. ठीक है. आपके लाइपेजेस हैं. ठीक है. पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये सब आपके एंजाइम्स हैं. ठीक है. अच्छा, ये सब के सब जो हैं आपके इन बने जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. ठीक है. नेचुरली वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं. ठीक है. आरएनए के अलावा, और इसके अलावा कोलॉइडल होते हैं. ठीक है. कोलॉइडल का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होंगे तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे. ठीक है. थर्मोलेबाइल होते हैं. थर्मोलेबाइल का मतलब होता है कि थर्मो मीनिंग हीट. ठीक है. हीट से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. और स्पेसिफिक इनेक्शन होते हैं. स्पेसिफिक इनेक्शन का मतलब ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक ही टाइप का रिएक्शन कैटलिस्ट करवा सकते हैं, हर तरह का रिएक्शन कैटलिस्ट नहीं करा सकते. डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. आपके फ़ैट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन के लिए डिफरेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस पे ही एक्ट करते हैं, हर तरह के सब्सटेंस पे एक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो स्पेसिफिक इनेक्शन हो गए. In the laboratory, hydrolysis of proteins by a strong acid at 100 degrees Celsius takes at least a couple of days. ठीक है. आपने प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करना है, ब्रेक डाउन करना है. ठीक है. और स्ट्रॉन्ग एसिड से कर रहे हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे कर रहे हैं. ठीक है. 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं. तो प्रोटीन पूरी की पूरी प्रोटीन की हाइड्रोलाइजेशन अच्छा खासा टाइम लगता है, लाइक कपल ऑफ डेज. अब वही प्रोटीन हमारी बॉडी में
कुछ घंटों में हो जाती है हाइड्रोलाइज। कैसे होती है? एंजाइम्स के थ्रू होती है, ठीक है। और बॉडी का टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी कम है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उस पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स उसको सिर्फ कुछ घंटों में हाइड्रोलाइज कर देते हैं पूरी पूरी प्रोटीन को, ठीक है। तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है केमिकल रिएक्शंस का, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बगैर आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है, एंजाइम्स के बगैर कोई हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो पॉसिबल नहीं हैं। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, पहले दिनों में जब प्रॉपर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी तो एंजाइम्स को जो भी उनके डिस्कवरर्स थे, जिन्होंने जो से एंजाइम्स डिस्कवर किए, उन्होंने उनको वो नाम दे दिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका एंजाइम्स हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये सिंपल नाम है, ठीक है। ये नाम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताते कि एंजाइम का फंक्शन क्या है, या उसकी नेचर क्या है, या कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर एक्ट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन का एंजाइम जो है पेप्सिन है, ठीक है। तो प्रोटीन सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिस पे वो एक्ट करता है। तो अब इन नामों से सिंपल हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो जैसे आप याद करें फैट्स में, अभी हमने आपके पिछले लेक्चर में फ़ैट की क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें क्या था कि आपकी जो फैट्स हैं फैट्स को उनके फैटी एसिड्स जो हैं उनके नाम इसी तरीके से दिए हुए थे कि कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है, बॉन्ड्स कितने हैं और कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे बॉन्ड्स हैं। इस तरीके से उनको जो है हमने नाम दिए हुए थे, ठीक है। और उसे हमें सिर्फ उनको देख के, नंबर्स के ज़रिए से उनको देख के हमें पता चल जाता था कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो नाम इस तरह का होना चाहिए जिससे हमें इस तरह की इंफॉर्मेशंस मिलें, ठीक है, कि फंक्शन क्या है एंजाइम का, एंजाइम की नेचर क्या है और कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा एंजाइम्स के एंड में सफिक्स एज लगा दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी वर्ड के साथ एज पढ़ेंगे जिसके एंड पे एज होगा, उसे हमें पता चल जाता है कि ये एंजाइम है। ये आपके लिए बेसिकली जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनके जिनके एंड में एज लगा होता है उनसे हमें पता चल जाता है कि हम इस वक्त एंजाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेज है, लाइप एज, ठीक है, ये एक्ट कर रहा होता है लिपिड्स पर। न्यूक्लियेज है, न्यूक्लियेज एक्ट कर रहा होता है न्यूक्लिक एसिड्स पे। लैक्टेज है, लैक्टेज एक्ट कर रहा होता है लैक्टोज पे, ठीक है। तो देखें नाम जो है लिपिड्स एज, ठीक है, न्यूक्लिक एज, लैक्ट एज, ठीक है। तो जिस पे वो एक्ट कर रहा होता है वो नाम और एंड पे एज लगा दिए। इस तरीके से अक्सर आपके एंजाइम्स के नाम बनाए हुए हैं, ठीक है। इन सब को हम कहते हैं ट्रिवियल नेम्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये आप कह लें निक नेम्स हैं या बेसिक नेम्स हैं, लेकिन ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंजाइम्स के बारे में नहीं दे रहे होते या उनके रिएक्शंस के बारे में नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो एंजाइम्स को हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में लेते हैं। एक होते हैं आपके एंजाइम्स इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स, और एक होते हैं आपके एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ये वो एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स के अंदर फंक्शनल होते हैं, सेल्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे आपके एंजाइम्स हैं जो आप आगे डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ेंगे कि आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, कहीं भी वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके सेल्स के अंदर एक्ट करते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेल्स के बाहर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम्स आपके सेल से बाहर एक्ट कर रहे होते हैं वो हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल से बाहर एक्ट कर रहे होते हैं,
ठीक है, सेल से बाहर एक्ट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटा करते हैं, फिर वो कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट जब हमारा छोटा हो जाता है तो वो सेल में से पास अलॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के एंजाइम्स हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, छोटे कंपोनेंट्स में नहीं हुआ होता, उसकी डाइजेशन होती है, उसकी ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे कंपोनेंट्स में होता है, इतने छोटे कंपोनेंट्स में के सेल में से पास हो सके, फिर वो इंटेस्टाइनल सेल वॉल में से पास होकर ब्लड में आता है। अच्छा, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB, ठीक है, अपॉइंटेड एन एंजाइम कमीशन इन 1961। IUB ने एंजाइम कमीशन बनाई, EC, ठीक है, 1961 में। ये कमेटी, दिस कमेटी मेड अ थॉरो एग्जिस्टेंस research study on existing enzymes and devised some basic principles for the classification and nomenclature of enzymes। तो EC ने बेसिकली फिर जो एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर है उनके नाम बनाए। ठीक है, सिंस 1964 द IUB सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन हैज़ बीन इन फोर्स। तो 1964 से ही एंजाइम क्लासिफिकेशन या जो एंजाइम नेमिंग है वो IUB सिस्टम करता है। अब उस हिसाब से हमारे जो एंजाइम्स हैं वो 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। ईच क्लास ऑन इट्स ओन रिप्रेजेंट्स द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द एंजाइम्स ऑफ दैट क्लास। ये जो 6 मेजर आपके एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो एक जनरल टाइप ऑफ उसी तरह के रिएक्शन, सेम टाइप के रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये एंजाइम्स वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करते हैं सबके सब बॉडी में। फिर उसके बाद एंजाइम्स हैं ट्रांसफरेजेस। ये वो एंजाइम्स हैं जो जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स का ट्रांसफ़र होना होता है एक से दूसरी जगह पे, तो ये उनको कैटलाइज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, नॉर्मली आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स आपके कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स पे, फैटी एसिड्स पे, सब पे आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हैं हाइड्रोलेजेस। ये वो एंजाइम्स हैं जो वेरियस कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस लेके आते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस के रिएक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। फिर आपके एंजाइम्स आते हैं लाइजेस। एंजाइम्स स्पेशलाइज्ड इन द एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर, एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वो एंजाइम्स हैं जो वाटर, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से डील कर रहे होते हैं। ये इनको रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, इनको हम लाइजेस कहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके एंजाइम्स आइसोमरेज। आइसोमरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, आइसोमराइजेशन को। फिर उसके बाद आते हैं एंजाइम्स लाइगेजेस। एंजाइम्स catalyzing the synthetic reactions where two molecules are joined together and ATP is used। ठीक है, लाइगेजेस का मतलब होता है बाइंड करना। ठीक है, तो ये नॉर्मली वो रिएक्शंस कैटलाइज कर रहे होते हैं जिनमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन होते हैं। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जॉइनिंग, उसको हम लाइगेजेस कहते हैं। ठीक है, और इसमें एनर्जी यूज़ होती है। बहुत सारे आपके रिएक्शंस हैं जिनमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन कुछ आपके रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके 6 टाइप के एंजाइम्स हैं। इनको आप इस वर्ड से भी याद कर सकते हैं, OTHLIL। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस,
हाइड्रोलिसिस, लाइसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइकेसिस। ये नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हर क्लास की सब डिवीज़न हुई है, ठीक है। आगे हर क्लास सब क्लासेस में डिवाइड हुई है, ठीक है। तो ईसी ने क्या किया है, अगर हमारी 4 डिजिट नंबर है वो तकरीबन हर एंजाइम को दिया होता है, ठीक है। उसमें पहला डिजिट जो होता है वो क्लास को डिटरमाइन करता है, दूसरा डिजिट सब क्लास को, तीसरा डिजिट सबकी सब क्लास को, और तो चौथा डिजिट जो है वो इंडिविजुअल एंजाइम का जो नाम होता है वो। इस तरीके से करके इसी ने जो है आपके नाम दिए हुए हैं सब एंजाइम्स को, ठीक है। ईच एंजाइम इज़ गिवन अ स्पेसिफिक नेम इंडिकेटिंग द सबस्ट्रेट कोएंजाइम एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो नाम कैसे दिया है हर एंजाइम को? नाम इस हिसाब से दिया है कि ये एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है और कौन से टाइप का रिएक्शन लेके आता है, इन दोनों के बेसिस पे हर एंजाइम को नाम दिया है ईसी कमीशन ने। ऑल्दो द IUB names for the enzymes are specific and ambiguous, they have not been accepted for general use as they are complex and cumbersome to remember. IUB ने नेम दे दिए हैं सारे के सारे एंजाइम्स को, लेकिन हम जनरली अपनी साइंटिफिक टर्म्स में या जनरली जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो हम इन नामों को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो नाम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं याद करने के लिए भी, और कम्प्लेक्स भी हैं और कम्बरसम है, मतलब मुश्किल होती है उनको याद करने में, ठीक है। तो इसीलिए इनके हम नॉर्मल अपनी पढ़ाई में या नॉर्मली जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो हम नॉर्मली उनको उनके ट्रिवियल नामों से ही बुलाते हैं, वो नाम जो उनके पढ़े हुए हैं, पहले से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो डिस्कवरर्स ने बनाए थे या वो इस हिसाब से बनाए थे कि कौन से कंपाउंड पे वो एक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से बनाए थे, तो वो नाम वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो आपके जो नाम है वो इस तरीके से हैं। EC1 ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होते हैं, EC2 ट्रांसफरेजेस होते हैं। EC1 पे अब आपकी जो EC2 है, अब उसकी सब क्लासेस में इस तरीके से EC21 ट्रांसफरिंग वन कार्बन ग्रुप्स, EC22 ट्रांसफरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स, EC23 एसिटाइल ट्रांसफरेजेस, EC24 ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेजेस। इस तरीके से करके अब वो सेकंड नाम दिए हुए हैं, वो जो सेकंड नाम है वो इस हिसाब से हैं कि कौन सा वो कर रहे हैं, ट्रांसफरेजेस हैं, लेकिन अब कौन से एंजाइम्स हैं जो क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद EC3 हाइड्रोलिसिस, EC4 लाइसिस, EC5 आइसोमरेसिस, EC6 लाइगेसिस। EC जो है वो यूरोपियन कमीशन के नाम से। यहाँ पे आप आए तो 1 जो है, अब उसकी जो सब क्लास है 1 एक्टिंग ऑन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप डोनर्स, ठीक है। तो फिर उसमें आके 111 विद NADP और NADP एक्सेप्टर, ठीक है। 111 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये इस तरीके से क्लास बनी। फिर 112 ये साइटोक्रोम पे एक्ट करते हैं, 113 ऑक्सीजन को एज ए रिसेप्टर लेते हैं, ठीक है। फिर 1-2, ठीक है, एक क्लास है वो एंजाइम्स जो CH और OH ग्रुप्स पे एक्ट करते हैं। फिर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में जो दूसरी क्लास है वो एक्ट करते हैं एल्डिहाइड और ऑक्सो ग्रुप्स पे, और फिर उनके आगे फर्दर नेम्स। फिर ट्रांसफरेजेस आते हैं 2-1, ठीक है। ट्रांसफरेजेस जो हैं वो 2 नाम है उनको, ट्रांसफरेजेस को दिया हुआ है। अब उनमें एक क्लास जो है वो 1 कार्बन ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करती है, जिनमें आगे नाम है उनके मिथाइल ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोक्सी मिथाइल, फॉर्माइल एंड रिलेटेड ट्रांसफरेजेस, कार्बोक्सी ट्रांसफरेजेस। फिर 2-2 ये दूसरा ग्रुप है, सब ग्रुप जो के ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स। फिर 2-3 ये एसाइल ट्रांसफरेजेस हैं जो एसाइल ग्रुप्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस आते हैं, हाइड्रोलिसिस को 3 नाम दिया हुआ है। 1 ये वो हैं जो एस्टर बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं, और 2
ग्लाइकोलाइसेजेस हैं, ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पे एक्ट करते हैं। फिर लाइज आते हैं, ये फोर्थ ग्रुप है आपका। ये आपका कार्बन कार्बन लाइजेस कार्बन पे एक्ट करता है, और कार्बन ऑक्सीजन लाइजेस कार्बन और ऑक्सीजन पे एक्ट करता है। फिर आइसोमरेजेस आते हैं, ठीक है, इनका एक ग्रुप जो है एपिमरेजेस पे एक्ट कर रहा होता है और दूसरा ग्रुप जो है सिस और ट्रांस आइसोमरेजेस पर एक्ट कर रहा होता है। और फिर सिक्स्थ आता है आपका, जिसको हम लाइगेज कहते हैं। ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आपके बना रहे होते हैं, ठीक है, और कार्बन सल्फ़र बॉन्ड्स बना रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो ये सब के सब आपकी क्लासिफिकेशन है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि नाम आपके बेसिक नाम है, 1 दिया हुआ है, फिर उनके अंदर जो सब क्लासेस हैं उनको 1 1 1 2 करके नाम दिया है, और फिर सब की सब क्लासेस के अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और इस तरीके से करके EU कमीशन ने आपके एंजाइम्स के नाम बनाए हुए हैं। आगे हम आपके ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ क्या हुआ है और किस तरीके से ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको प्रोसीजर समझ आ जाए। आगे हम आपका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, पढ़ेंगे एंजाइम्स के, और वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी पे एक्ट करते हैं, और फिर एंजाइम्स के फंक्शंस करेंगे। आपके टॉपिक में, आपके एंजाइम के टॉपिक में हम इन 3 ही को बेसिकली टारगेट करेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे, यही टॉपिक्स हम करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।